हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आइए, स्वागत है आपका आज के टोल डिस्कशन में। और आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और टैरिफ्स के बारे में। क्या आपको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? हाउ डू यू डिफाइन ग्लोबलाइजेशन? उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और कैसे वो डेवलप हुई? क्या पहले भी कोई ग्लोबलाइजेशन थी? क्यों ये अलग है? क्या इसका सोसाइटल इम्पैक्ट है? और कैसे अब जो टैरिफ वॉर चल रही है, जहां पर चीज़ों के ऊपर टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ज़्यादा हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं? इस पूरी कहानी को इस वीडियो में समझते हैं, इस आर्टिकल में समझते हैं। तो ये आर्टिकल पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ग्लोबलाइजेशन का जो बेस है उसको हिला रहे हैं, उसके वजह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है हम सब के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाए हैं। टैरिफ यानी कोई भी सामान अगर आपके देश में कोई बाहर से बेचने आ रहा है तो उस चीज़ के ऊपर आप कुछ टैरिफ यानी टैक्स या ड्यूटी लगा देते हैं। इसे कहते हैं टैरिफ, यानी उसके ऊपर आप एक कर लगाते हैं कि अगर 100 रुपये का सामान हमारे देश में आएगा तो हम उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स लगाएंगे, तो वो 110 रुपये का हो जाएगा। उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा होगा, उनका सामान कम प्राइस पे रहेगा क्योंकि उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा है, तो वो कॉम्पिटिटिव रहेंगे। लेकिन ट्रंप के इन चीज़ों के आने के बाद से लगातार स्टॉक मार्केट अमेरिका का क्रैश कर रहा है। उसके बाद भारत के भी स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए, और ये कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल भी कभी टैरिफ हाइक कम नहीं करना। केवल यही नहीं, इन्होंने और भी कई ऐसे कदम उठाए जो काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट हैं, बचाने वाले, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो रहा है। अब अमेरिका इतना बड़ा मार्केट है कि अमेरिका द्वारा लिया गया कोई भी कदम ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरह से डिसरप्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी, अगर आज के टाइम में हम बात करें, तो जो बदलाव अमेरिका में हो रहे हैं उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। इसके कारण क्या है? इसका कारण है कि हम सब अमेरिका के साथ जुड़ चुके हैं। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी आज कनेक्टेड है, और ग्लोबल इकोनॉमी का जो कनेक्टेडनेस है, जो ग्लोबल कनेक्टेडनेस बनी है, इस कनेक्टेडनेस को ही एक प्रोसेस का नाम दिया गया है जिसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। यानी दुनिया में आज आप बच के नहीं निकल सकते किसी भी एक काम से जो कहीं एक जगह हो रहा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही होगा बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कैसे ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई कि इस लेवल पे आ गई कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति का टैरिफ बढ़ाना और घटाना हम सबको प्रभावित करता है। मान लो अगर हम आज से 200 साल 400 साल पहले जाएं या 500 साल पहले जाएं, हो सकता है कि मुगल अपने टैरिफ को बढ़ा दें या अपने देश में टैक्स बढ़ा दें या कुछ भी करें। क्या उसका प्रभाव इटालियन एम्पायर पे पड़ता या इंग्लिश एम्पायर पे पड़ता? नहीं, वो अपने अपने राज्य, अपने अपने किंगडम में लिमिटेड रहते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें हर क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं। तो आमतौर पे शब्द के रूप से देखें तो ग्लोबल प्लस आइसोलेशन यानी प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ग्लोबल इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब कनेक्टेडनेस, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, मूवमेंट और स्टेट के रोल का कम होना लगातार बढ़ता चला जाता है, इस पूरे प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन ही कहते हैं। ऐसी कोई दुनिया की डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है अब ग्लोबलाइजेशन की। तो जो भी चीज़ें, जहां पर भी कनेक्टेडनेस बढ़ती है, जहां इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता है, जहां सरकार या गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर होती है और ट्रेड बढ़ता है, उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी कंसेंसस नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ट्रेड को पसंद करते हैं, जो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, उनके लिए ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल एक स्वर्ग जैसी स्थिति है, जहां ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि देखो दुनिया ज़रा जुड़ रही है, दुनिया में ट्रेड और आसान हो गया है, व्यापार आसानी के साथ होगा तो उससे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो बहुत भला होगा दुनिया का, फ्री मार्केट क्रिएट होगा, ट्रेड बढ़ेगा, जहां सबसे कम दाम में जो चीज़ें बन सकती हैं वो दुनिया भर में बिकेंगी, एक ही चीज़ आप हर देश को बेच सकते हो, इससे व्यापारियों को बहुत मुनाफा होगा और ग्लोबल इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो कम्युनिस्ट है या मार्क्सिस्ट है वो कहते हैं कि बिल्कुल एक फ्रॉड सिस्टम है, जहां पर आप असल में कर ये रहे हो कि जो कैपिटलिस्ट है वो उसका इस्तेमाल करके दुनिया के कोने कोने तक अपना जो सिस्टम है जिसके तहत वो लोगों को मजबूर बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, वो पहुंचेगा। ये कैपिटलिज्म के एडवांस स्टेज है, उसका बस एक नाम बदल दिया, अट्रैक्टिव सा नाम दे दिया, कहानी वही है। मार्क्सिस्टों का कहना है ग्लोबलाइजेशन की कहानी ही शुरू होती है कमर्शियल रेवोल्यूशन से, 16वीं शताब्दी से, जब उन्हें देखने लग गया कि ट्रेड वगैरह जो है एक देश को छोड़ो अब हम ग्लोबली कर सकते हैं, तो उसको पुश करने के लिए उन्होंने इसको करना स्टार्ट किया। और इसको लेकर कई स्कॉलर्स हैं, इमैनुअल वॉलेस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है कि कैसे दुनिया में जो कैपिटलिस्ट हैं वो ग्लोबल साउथ में भी अपने एजेंट वाली कंट्रीज बनाते हैं, जिनके थ्रू वो सब्जुगेट करते हैं, जिसके थ्रू इकोनॉमिकली वो शोषण करते हैं बाकी देशों का। इनकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। आप पॉलिटिकल साइंस या जब आप डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज उतना में पढ़ना नहीं है। बस ये एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसी थ्योरीज बनाई गई जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा, कि कैसे कैपिटलिस्ट
इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन देशों तक पहले उनकी पहुंच नहीं थी वहां के भी संसाधन वो लेके आते हैं, उनसे चीज़ें बनाते हैं, सस्ते में आप नेचुरल रिसोर्स लेके आते हो और बहुत महंगा फाइनलाइज प्रोडक्ट बेचते हो। तो इसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन लगातार जो है उनके व्यू से वो दूसरा है। लेकिन अभी अगर हम देखें ना ग्लोबलाइजेशन को न्यूट्रली देखने की कोशिश करें तो कोई नया शब्द नहीं है। पहले भी दुनिया में कनेक्टेडनेस थी। अगर आप इतिहास में जाओ तो सिल्क रूट हुआ करता था, इंडिया चाइना से पूरा का पूरा सिल्क और मसाले यूरोप जाते थे। तो नई चीज़ तो नहीं है ट्रेड ऐसे बढ़ना। लेकिन अब जो चीज़ है ना वो जो उसको अलग बनाती है बाकी चीज़ों से, वो है ग्लोबलाइजेशन की कनेक्टेडनेस। अब ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव और उसका जो इम्पैक्ट है, ट्रेड तो पहले भी होता था, चीज़ें पहले भी बिकती थी, लेकिन अब जिस लेवल पे वो सब हो रहा है, जिस स्पीड के साथ हो रहा है, जिस रफ्तार के साथ हो रहा है, वो ग्लोबलाइजेशन को स्पेशल बनाते हैं। आज हम अगर कंपेयर करें तो जो केवल क्या ट्रेड बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, नहीं, टेक्नोलॉजी भी हर जगह पहुंच चुकी है, जुड़ाव हर तरीके से हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड हुआ है वो इससे पहले किसी एज में नहीं देखा गया था। कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों आए, दोनों लड़े, दोनों खत्म हुए, और कह सकते हैं कैपिटलिज्म ज़्यादा प्रभावशाली साबित हुआ, ज़्यादा बेहतर वो तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाया। यूएसएसआर भी ध्वस्त हो गया तो सोशलिज्म हार गया। दुनिया में पहले देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कैपिटलिस्ट कैंप बना था, एक सोशलिस्ट कैंप बना था। कैपिटलिस्ट कैंप को लीड कर रहा था यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, सोशलिस्ट कैंप में यूएसएसआर हुआ करता था, या चाइना को आप उस समय कुछ टाइम तक रख सकते हो, जो बात करते थे कि स्टेट का कंट्रोल होगा, ये कहते थे प्राइवेट ट्रेड होगा। और आखिरकार कैपिटलिस्ट जीत गए, सोशलिस्ट हार गए, बिकॉज इवेंचुअली उनकी जो इकोनॉमिक मॉडल था ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाया। आज मैं आपसे पूछूं कहाँ जाओगे, अमेरिका जाओगे, जर्मनी जाओगे या रशिया जाओगे, तो आप कंपेयर करोगे अमेरिका जर्मनी के मामले में काम की तलाश में, क्योंकि वो इकोनॉमीज बेहतर है, वहाँ संभावनाएं बेहतर है, वहाँ करने को बेहतर चीज़ें हैं। कंपेयर आप करो जो ईस्टर्न यूरोप है या रशिया है, वहाँ उस लेवल पर ग्रोथ नहीं हो पाई। तो ये वजह है कि आज आप कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की जीत में सोशलिज्म का तबाह होना भी एक कारण था। फिर ग्लोबलाइजेशन की बात हम करें तो सबसे पहले जिक्र का बात है तो 1930 से इसका बात होनी स्टार्ट होती है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जो लिखा गया इसके बारे में वो था ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, जेरेमी एल्स्टीन के द्वारा, जो 1983 में लिखा गया था। इस किताब में जिक्र आता है कि कैसे दुनिया का सोशल बिहेवियर और टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिसकी वजह से कंपनियां एक ही सामान को दुनिया के कोने कोने तक बेच सकते हैं। इस सिस्टम को उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कहा था, लेकिन अब वो और वृहद लेवल पे आ चुका है। और ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव कौन कर रहा है कि भाई अब जो है ना, आप भी देखते हो कि भाई बर्गर खा रहे हैं फिल्मों में हॉलीवुड की, हम भी बर्गर खाएंगे, हम भी स्टारबक्स की कॉफ़ी पियेंगे तो हम भी मॉडर्न दिखाई देंगे, मॉडर्न समझे जाएंगे, जबकि मॉडर्निटी उससे नहीं आती है। पर आप क्योंकि कम्युनिकेट कर रहे हो, देख रहे हो, और चीज़ें आप तक पहुंच सकती हैं, आप तक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी पहुंच सकती है, इसी कारणवश आप चाहते हो कि आप भी अडेप्ट करें चीज़ों को। सो ये जो इकोनॉमीज, टाइम और स्पेस का चेंज होना, ये जो ग्रोइंग अवेयरनेस है, एक वर्ल्ड एक शेयर्ड स्पेस जो बनता जा रहा है, इसकी वजह से सब एक तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं और मिमिक करते हैं एक दूसरे को, कि हम भी उस प्रैक्टिस को अपनाना चाहते हैं। इसलिए पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, आप हर जगह खाना चाहते हो। तो गवर्नमेंट ने इसके बाद एक और काम उनकी साइड से भी हुआ कि उन्होंने क्या किया, दुनिया एक तो कनेक्टेड हो गई, लोगों को जागरूकता मिल गई, उसके बाद लगातार देशों ने ट्रेड बैरियर्स कम करने स्टार्ट कर दिए, फ्री मार्केट हो गया, जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो स्टैंडर्डाइज हो गया, यानी एक ही तरीके का हम कॉमन स्टैंडर्ड देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैकडोनल्डाइजेशन भी से कहते हैं, मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी आप देखो मैकडोनल्ड में एक ही तरीके से बर्गर हर जगह बनता है, एक ही सिस्टम के थ्रू। कई चीज़ें आप देखो, हर कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, जीन्स पहन रहा है, घरों का स्ट्रक्चर देख लो ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफरेंट नहीं है। तो इन वजहों से आप देख रहे हो एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है। अलग अलग जो एक हर रीजन का अलग पहनावा या अलग आप खाना देखते थे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है दुनिया भर में। इसी की वजह से सामान का उत्पादन आसान हो गया, स्टैंडर्ड बन चुका है एक स्टैंडर्डाइजेशन का सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम, और एक मिडिल क्लास खड़ी हो गई है जो मार्केट पर निर्भर करती है, ना कि स्टेट के ऊपर। उनको दिखता है भाई जहां हमें ज़्यादा बेहतर काम मिलेगा हम वहां की ओर शिफ्ट करेंगे। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव इस तरह और क्लियर होता जा रहा है कि स्टेट कंट्रोल हुआ और मार्केट पावरफुल होता चला गया। लेकिन अगर हम ग्लोबलाइजेशन की कुछ चीज़ों को देखें तो इसको इन्होंने एक बड़ा अच्छा इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस किया, क्या फ़ायदे हुए। तो फ़ायदे आपको बहुत दिखेंगे इसके। बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेनिफिट प्राप्त हुआ, इंडिया जैसे देश को 1990s के बाद जब ग्लोबलाइजेशन चरम पे था, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी चरम पर तो अभी है, हमने मार्केट ओपन किया, हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, चाइना को बहुत फायदा हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की कुछ कंट्रीज को डेवलप करने में बहुत फायदा हुआ, ग्रो करने में। इसमें जो क्योंकि देश जुड़ गए, लोग जुड़ गए, सोशल सेक्टर डेवलप हो गया, तो चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे हंगर हो, इस पर एक ग्लोबल सहमति बन गई कि भाई इससे कैसे लड़ा जाए।
बेहतर फॉरेन कल्चर्स का एक्सेस मिलने की वजह से सोसाइटी और अकोमोडेटिव हो गई, मल्टी कल्चरल हो गई। आपको भी पता है कि आज भाई के पॉप क्या होता है, आपको पता है अमेरिकन लोग क्या खाते हैं, आपको पता है कोरिया में क्या चलता है, जापान में क्या चलता है। वो एक अकोमोडेबिलिटी डेवलप हुई, कंपटीशन बढ़ा, क्योंकि आपको दिख रहा है चाइना में प्रोडक्ट 10 रुपये में बन रहा है, तो आप कितना बेचोगे भाई, देश के नाम पर कितना खरीद लोगे? 12 रुपये का खरीद लोगे? 100 की चीज़ 10 की चीज़ 100 में तो खरीदोगे नहीं। तो कंपनीज पे दबाव बढ़ा कि वो और एफिशिएंट हो जाए, चीज़ों की कीमतें और कम हो, उसका फायदा हमारे और आपके जैसे कंज्यूमर्स को हुआ। इसके अलावा ये भी पता चला कि दुनिया में मीडिया कवरेज जो है वो और ज़्यादा बड़े लेवल पे होने लग गई। जो पहले पेरिफेरल थी वो अब हर लेवल पर पहुंचने लग गई, जिससे हमें अलग अलग सेगमेंट के बारे में पता लगना स्टार्ट किया। तो ये बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। दुनिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई। जिन देशों में रिसोर्सेज थे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वो गरीब थी और गरीब होती चली गई। जो अमीर होते हैं अमेरिका और वेस्ट, वो और अमीर होते चले गए, क्योंकि जो सिस्टम है ग्लोबलाइजेशन का, उसका फायदा सबसे ज़्यादा उनको होता है जिनके पास ढेर सारा कैपिटल है या जो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी रखते हैं। और इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी कौन रखता है? जो अमीर देश है। तो वो अपना पैसा निवेश करते हैं। तो आप चाहे ऊबर चलाओ, चाहे ओला चलाओ, चाहे कुछ करो, पैसा कमाएगा कौन? तो अमेरिका का बिलियनियर। तो इसी तरीके से अमीर अमीर होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए। ग्लोबलाइजेशन ने सब कुछ को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी कम हो गई है। वही एक खाना हर कोई खा रहे हैं, एक जैसे कपड़े सब खरीद रहे हैं, इवन फिल्म एक जैसी देख रहे हैं। पूरी सोसाइटी ही मैकडोनल्डाइज हो गई है, मतलब एक स्ट्रक्चर है, उसी से आप चीज़ों को देख रहे हो। तो रिट्जर ने इसके बारे में लिखा भी था कि बहुत बड़ा ये कंसर्न है। और सम ऑफ द चीज़ें ऐसी भी हैं कि कोविड-19 के टाइम में और ज़्यादा बढ़ गई। हम एक घर में थे, हमने सब कुछ एक ही तरह का सिस्टम कंज्यूम करना भी स्टार्ट कर लिया। तो इसलिए जहाँ एक तरफ ये कुछ हमें फ़ायदे पहुंचा रहा है कि भाई मौका मिला क्लाइमेट चेंज पे लड़िए, ये सब करें, पर क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है इतनी तेज़ी के साथ? इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? उसके पीछे भी ग्लोबलाइजेशन का हाथ है। स्केल जो हो गया कंपनीज का मैसिव हो चुका है, वो पोल्यूशन भी उसी मैसिव स्केल पे करते हैं, जिसका प्रभाव हम सबको देखने को मिलता है। और इसी कारणवश आज का एक बड़ा सेगमेंट परेशान है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हर सेक्शन के लिए ग्लोबलाइजेशन अलग अलग तरीके से काम कर रही है। मिडिल क्लास के लिए या उससे ऊपर के लिए ये उतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन है कि वो मार्केट के हिसाब से मूव कर सकते हैं। आज ये चीज़ें चल रही हैं, वो उधर शिफ्ट कर जाएंगे। वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, इन्फॉर्मेशन को, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। मगर एक गुड़िया बनाने वाले व्यक्ति का क्या? एक खिलौने बनाने वाले का क्या? उसका जीवन तबाह हो गया। चाइना के गुड्स ने उसको खत्म कर दिया मार्केट से। वो चीज़ें जो एक कोई मान लो राजस्थानी पगड़ी कोई व्यक्ति बेचा करता था, जो पूरे राजस्थान के लोग पहनते थे, आज कौन पहनता है? बहुत कम। तो उनका क्या? उनके लिए तो बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ ही। तो इन तरह की चीज़ें हैं जहाँ ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेनिफिट्स भी और हार्म भी हैं, जो डिपेंड करता है कि आप किस क्लास में हैं। अगर अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो अच्छा भी है, अच्छा है। लोअर और लोअर मिडिल में है तो आप तबाह हो जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन में एक और चीज़ हुई है अब, जो हमें ग्लोबली देखने को मिल रही है कि भाई हर देश में लोअर क्लास है, हर देश में जो है लोअर मिडिल क्लास है। तो उन देशों के नेता जब चुन के आते हैं, तो वो अब कह रहे हैं कि भाई हम प्रोटेक्शनिज्म को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि जो देश कंपीट नहीं कर पाए वो लोग कहने लग गए हम अपने देश में प्रोटेक्शनिज्म लाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को बचाएंगे, बाहर के साथ हम ट्रेड कम करेंगे। और इसी का एक कदम है जब आप देखते हो टैरिफ को बढ़ाना, जो अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। इसकी जड़ में जो है वो ये है चाइना की बढ़ती हुई जो कॉम्पिटिटिवनेस है, चाइना का जो दबदबा था व्यापार के ऊपर, उसको कम करने के लिए। तो इसीलिए दुनिया में दो तरह की पॉलिसीज आ रही हैं। एक, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फॉरेन कॉम्पिटिशन से चाइनीज गुड्स ना आए, हम अपना गुड्स खुद बना के बेचें। और दूसरा, ये आप कोशिश करो कि आपको पता है मार्केट फेल हो सकता है, तो जो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए अपने आप को पहले से तैयार कर लो। तो भारत के लिए भी संभावना है कि भारत खुद को पहले से तैयार करे। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे लेबर और सर्विस को दुनिया भर में मूव करा रहा है। आज भारतीय मजदूर इजराइल में काम करने जाते हैं, मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं, अमेरिका में काम करने जाते हैं। व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, दोनों तरह के वर्कर। व्हाइट कॉलर वो जो टर्शरी सेक्टर पे काम करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ब्लू कॉलर वो जो मजदूरी का काम करते हैं या प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर में काम करते हैं, तो उनकी इनकम थोड़ी कम होती है, पर वो भी अब शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है ना, ये सब जब बढ़ा शुरू में तो हमें फ़ायदा हुआ। अब क्या है, ये लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ के देशों को ऐसा लग रहा है भाई ये तो हमारी जॉब्स खा रहे हैं, इनको बाहर निकालो। तो देखो, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है एक ब्रांड लाइन। इन्होंने बताया था कि देखो ये ऐसी लाइन खींचो, तो जो ऊपर वाले हैं नॉर्थ वाले, ये अमीर कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज पहले हो गए, डेवलप पहले हो गए। नीचे जो है ग्लोबल साउथ है। इन देशों की इकोनॉमी ज़रा डेवलप नहीं हो पाई, इंडस्ट्रियलाइज बहुत देर से हुए, तो इनकी कुछ समस्याएं कॉमन है। गरीब की कुछ समस्याएं कॉमन है, खाना कम है, रोजगार कम है, सफाई कम है, बीमारियां ज़्यादा है। अमीरों के साथ ये दिक्कत नहीं है, तो उनका फोकस कहीं और है। तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया काम की तलाश में ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, और यहाँ का पैसा उठ के नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट का फायदा तो ग्लोबल नॉर्थ उठा रहा है, पर ग्लोबल साउथ के लोग जो काम करने ग्लोबल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे इनको बहुत डर लगता है
इसी वजह से अब वहाँ पर रेसिज्म बढ़ रहा है। वो नहीं चाहते ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ का कंपटीशन बढ़े, इसलिए इंडिया, चाइना, बाकी देशों के ऊपर भी लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। और इसीलिए अब जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो पहचान रहे हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन केवल अच्छा ही नहीं है, इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है बड़ी बड़ी एमएनसीज के चक्कर में। जैसे भारत की स्टील, आयरन स्टील कंपनीज तबाह हो गई, भारत की टॉय इंडस्ट्री तबाह हो गई। क्यों हुई? भारत की सॉफ्ट ड्रिंक्स तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि एमएनसीज बड़ी बड़ी जो आई इंडिया में, उन्होंने अपना सामान जम के बेचा। तो प्रोटेक्शनिज्म की का इस्तेमाल जब ये गरीब देश कर लेते हैं तो अमीर देश इनका मजाक उड़ाते थे, भाई तुम ये करोगे तो तुम तो बिल्कुल भी दुनिया से कट जाओगे। अब अमीर देश ही ये कर रहे हैं। तो अब ये दिख रहा है कि कैसे ये जो बड़ी कंपनीज का डोमिनेंस, इसको कम करने के लिए आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना पड़ेगा और खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे भारत आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के ऊपर काम कर रहा है, हम एमएसएमईज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जहाँ एक तरह से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खराब हो गई, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स खत्म हो गए, तो इसलिए इन कैंपेन्स के ऊपर हमें पुश करना ज़रूरी है। और इसीलिए ज़रूरत है कि हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा मेक इन इंडिया से मेक फॉर इंडिया की तरफ, और लगातार अपने देश की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड का बेस बढ़ाओ ताकि आपके देश में इतनी डिमांड हो कि आपके देश को सामान बेचने के लिए दुनिया में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, आप खुद भी करो और दुनिया का फोकस भी आप पर हो, ताकि अमेरिका की तरह आपका भी दबाव या दबदबा दुनिया की ट्रेड में बना रहे। और इन्होंने कहा था कि भाई जैसे अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इनकी पॉलिसी क्या है कि कई सारे एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर खींचेंगे, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग कम कर देंगे, ये जो ये ह्यूमैनिटेरियन काम करते थे उसको बंद कर देंगे। और इसकी वजह से ग्लोबल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और इसकी वजह से जो प्रोटेक्शनिज्म जाग रहा है दोबारा, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ऐसा कुछ कर रही है तो दुनिया के बाकी देशों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। कई देशों का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए? आपसे मैं सवाल पूछूं तो भारत को भी अपने कुछ सेक्टर्स को बचाना चाहिए। जैसे हमें एग्रीकल्चर वगैरह में दिक्कतें बहुत ज़्यादा होंगी अगर हम मार्केट ओपन कर लेते तो इन चीज़ों का हमें समझना ज़रूरी है। और हमें ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाना है, लेकिन जब वो दिक्कतें खड़ी होती हैं तो उससे लड़ने के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया पहला आर्टिकल। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, कैसे एक नया चैलेंज है, ये हमें पता। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, कैसे होम मिनिस्ट्री बदल रही है और कैसे उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। सो होम मिनिस्ट्री की जब हम बात करें तो होम मिनिस्ट्री का काम क्या होता है? मेजरली ये एक रिएक्शनरी काम करती है कि भाई कहीं पर आग लग गई, कहीं पर आतंकवादी हमला हो गया, कहीं पर इंटरनल स्ट्राइक बढ़ रही है तो होम मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का काम ये देखते हैं, डिजास्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। लेकिन धीरे धीरे अब ये किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रोएक्टिव होने के ऊपर, यानी एक रिफॉर्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट्स जज इस चीज़ से नहीं की जाती कि हाउ वेल दे रिएक्ट, बट हाउ वेल दे रिफॉर्म, क्योंकि रिफॉर्मेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और प्रोएक्टिव प्रोसेस है। तो अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उन्होंने कहा था ज़रूरत है कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, किस तरह चीज़ें बनती हैं या काम करती हैं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे सिस्टम, उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसलिए एमएचए अब धीरे धीरे क्राइसिस मिनिस्ट्री से बदल के एक रिएक्टिव होने की वजह एक प्रोएक्टिव और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर फोकस करने वाली मिनिस्ट्री बनती दिख रही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स जैसे गवर्नमेंट्स आर वेल जज्ड बाय हाउ वेल दे रिएक्ट, बट ट्रू लीडरशिप इज अबाउट हाउ दे परफॉर्म। और कैसे रिफॉर्मेशन के ऊपर होम मिनिस्ट्री फोकस कर रही है, कैसे गवर्नेंस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे रिएक्टिव होने के बजाय आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ठीक एमएचए ने जो बदलाव किए उसके बारे में बात की गई है, कैसे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करने के ऊपर काम किया कि भाई काउंटर टेरर से अगर आपको लड़ना है, टेररिज्म से अगर लड़ना है तो काउंटर टेरर लॉज चाहिए, आपको मॉडर्न एजेंसीज चाहिए, आपको नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी, आपको इंटेलिजेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों को पहले से भाप पाओ, आप चीज़ों को प्री एम्प्ट कर पाओ। कहा जाता है इंडियन एजेंसीज और इंडियन रूलर्स सफर फ्रॉम, एक शब्द है पानीपत सिंड्रोम, कि जब तक हमारे दरवाजे पे दुश्मन नहीं आ जाए हम जागते नहीं हैं। तो अब समय आ चुका है कि हम प्रीएम्प्ट करें, और वही प्रीएम्प्ट करने के थ्रेट के तरीके को ही वजह से अब एमएचए अपने आप को रिफॉर्म कर रही है और इंटरनल सिक्योरिटी को भारत के फ्यूचर रेडी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कई कदम उठाए गए, जैसे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योर करनी है तो सीआरपीएफ, सीएपीएफ, असम राइफल्स, ये सब एमएचए के अंदर आते हैं। तो एमएचए इन सब का सिक्योर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अंडर आर्टिकल 355, 256, 356 जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये सिक्योरिटी मैटर्स पे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करती है। कई स्टेटों के साथ कई दिक्कतें हैं। 1980 के बाद से अचानक टेररिज्म बढ़ा, इंटरनल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, पंजाब में मिलिटेंसी, कश्मीर में आतंकवाद, अपने आप ईस्ट के राज्यों में देखो तो माओइज्म या
नक्सलिज्म बढ़ गया, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आपकी पुलिस फोर्स अपने आप को मॉडर्नाइज करे। पर स्टेट्स के पास बजट नहीं था, उनकी खुद की हालत ख़राब थी, तो वो ज़्यादा पुलिस को मॉडर्नाइज उस लेवल पे कर नहीं पा रहे थे इतने शॉर्ट पीरियड में। तो निर्भर हो गए किसके ऊपर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर। तो इसीलिए आपको जो वहाँ पर CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, ये सब इसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करने लग गए। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना, असम राइफल्स के ऊपर फोकस करना, ये सब दिखा रहा था कैसे इनको ज़रूरत थी बाहर के सपोर्ट की। जैसे अगर राइट्स कहीं हो रहे हैं, जैसे दंगे भारत में बहुत ज़्यादा होते हैं, अफसोस की बात है, तो उसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स का होना, ये सब कौन देता है? ये सब देता है कौन? ये देते हैं कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर अगर केवल कहीं दंगा हुआ, कहीं पर आतंकवादी घटनाएं हुई, तब आप अपने फोर्सेस को भेजोगे तो काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं बड़े बड़े होते चलेंगे, उनकी सिक्योरिटी का काम CISF देखती है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर SSB है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर BSF है, इंडिया चाइना के ऊपर ITBP है। तो ये सब लगातार आपको दिख रहे हैं, अलग अलग वर्ग वहाँ अलग अलग काम करते हैं। CRPF आपका जो इंटरनल बाकी राज्यों में दिक्कत है उसको देखती हैं, CISF इंडस्ट्रीज को देखती हैं। तो लेकिन अब धीरे धीरे ये दिखने लग गया कि नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को MHA से अलग किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट नार्कोटिक्स ब्यूरो को MHA में ऐड किया गया, कि आपको दिखने लग गया कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, प्लस जो हमारे आसपास इलीगल नार्कोटिक ट्रेड है बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। तो हमने कई जगहों पर पिछले 4 डेकेड्स में इंडिया के 3 मेजर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम देखे, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्रायोरिटी थी। इसी लड़ाई के चक्कर में भारत के 36,000 पर्सनल्स की जाने गई और इतने ही जो हमारे सिविलियन हैं उनकी भी जाने गई। इसलिए अब जो है फोकस थोड़ा और शार्प हो गया है। इंसर्जेंसी, टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए आपको पुलिस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जो बाकी एजेंसी CRPF अगर कहीं जा रही है तो पुलिस के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, नार्कोटिक्स को कैसे मैनेज कर रही है कि अफीम या ड्रग्स ट्रांसफर ना हो, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, इन सब पे ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए लीडरशिप को साथ आना और पॉलिसी मेकिंग में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, इन सब के समय में 4 होम मिनिस्टर देखे गए, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हो नहीं पाए। मंत्री बदलेंगे बार बार तो रिफॉर्म के लिए जो एक स्टेबिलिटी चाहिए वो नहीं रह पाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद MHA में एक ही मंत्री रहे काफ़ी समय से, तो इंटरनल रिफॉर्म्स का स्कोप मिला और इसी वजह से आप देख रहे हो कि अब जो पहले ये मेजरली सब कुछ रिएक्टिव था, जो इवेंट हो रहा था, कोई आतंकवादी हमला हुआ या कुछ ऐसा हुआ, उसके हिसाब से आप फिर लॉ बनाते थे। जैसे टाडा आया, पंजाब में इंसर्जेंसी बढ़ी तो आप टाडा लेके आए, पार्लियामेंट का अटैक हुआ तो आप पोर्टा लेके आए, 26/11 अटैक हुआ तो फिर आप NIA लेकर आए। लेकिन ये क्या थे? ये रिएक्शन थे। पहले आपने रिफॉर्म के ऊपर काम नहीं किया। लेकिन 2019 के बाद से लगभग 27 लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, जिनमें आपने सिक्योरिटी जूरिस्प्रूडेंस, शेपिंग लॉ एनफोर्समेंट और नेशनल स्टेबिलिटी पे फोकस रखा है, जिसमें उन्होंने आपने ये फोकस किया कि कश्मीर को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, आपका क्रिमिनल सिस्टम बेहतर कैसे हो। आपने एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के ऊपर फोकस किया, जिसमें बजट दिया, आपने ऑपरेशनल स्ट्रेंथन किया। क्या किया भाई? तो इन्होंने NIA एक्ट को अमेंड किया, इन्होंने UAPA को अमेंड किया, इन्होंने टेररिज्म को डिफाइन किया इंडियन क्रिमिनल लॉ के तहत। भारत ने नई न्याय संहिता जारी की, भारत ने एक मल्टी एजेंसी सेंटर खोला जिसकी काम होगी कि इंटेलिजेंस कल्चर को डेवलप करना, उसको सपोर्ट करना बाकी पुलिस फोर्सेस को भी। नए क्रिमिनल लॉज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आए, एविडेंस एक्ट जिसे हम कहते हैं। फिर आप नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आपने ओपन की ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर पाओ। आपने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया, जिसके तहत जितने पुलिस स्टेशन मेजरली हैं, आपके जेल है, फोरेंसिक लेबोरेटरी है, वो सब एक साथ इंटीग्रेट हो जाएं कि अगर एक घटना कहीं घट रही है तो बाकी पुलिस फोर्सेस को पता रहे, वो उसके ऊपर काम कर पाएँ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने सेपरेट इन्वेस्टिगेशन जो फोरेंसिक से किए जाते हैं उसके लिए इंस्पायर उनको बोला गया स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। MHA का बजट 1 लाख करोड़ के पार कर गया और 2019 में और 2025 में लगभग 2.33 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि भारत की MHA इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर और बाकी एरियाज पे कितना फोकस कर रही है। तो लगातार बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट या बजट एलोकेशन जो उनको मिल रहा है, इसका कोर यही है कि हम सिक्योरिटी के कंसर्न को रिजॉल्व करें। इसी का नतीजा दिख रहा है आपको कि नक्सल एरियाज में अब नक्सलाइजेशन थोड़ा कम हुआ है, कश्मीर में वायलेंस कम हुआ है, 370 के हटने के बाद चीज़ें थोड़ी शांत हुई है। नॉर्थ ईस्ट में हम एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, पीस देख रहे हैं थोड़ी बहुत, कुछ राज्यों में, कई जगह और कुछ विवाद खड़े हो गए, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो वैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फुल इंटीग्रेशन, पुलिस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप किसी भी इलाके में करोगे ना, तभी वहाँ स्टेबिलिटी रह सकती है। इसलिए इंस्टेबिलिटी रहती है कि भाई आपके पुलिस फोर्स अलग काम कर रही है, CRPF CAPF अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर वो साथ में कोऑर्डिनेट करें, आप उस एरिया में डेवलपमेंट पर भी फोकस करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। बाहर से कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, आप उसे भी रोक पाओगे, और आप इंटेलिजेंस गैदरिंग बेहतर करोगे तो आप थ्रेट आने से पहले ही उसको रिजॉल्व कर पाओगे।
इसीलिए आप देखोगे जो मेजर हॉटस्पॉट्स 3 बताए वहाँ पे लगभग वायलेंस 70% से कम हो चुका है और एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ आप विनिंग द हर्ट्स एंड माइंड्स की पॉलिसी को भी फोकस कर रहे हो कि आप लोगों का दिल भी जीतो। एमएचए जो पहले क्राइसिस के हिसाब से काम करने वाली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री थी, वो अब धीरे धीरे और गवर्नेंस पे काम करे, जिसमें लीगल फ्रेमवर्क पे काम किया आपने, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया, कोऑर्डिनेशन पे काम किया, ताकि आप थ्रेट को प्रीएम्प्ट कर पाओ, पहले से पहचान के उसको रिजॉल्व कर पाओ। तो ये थी कहानी एमएचए वाली। अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो बात करेगा बिम्स्टेक समिट के बारे में। पेपर 2 के लिहाज से आईआर में इंपॉर्टेंट है, क्या बिम्स्टेक काम कर पाएगा, क्या सफल हो पाएगा, इसके बारे में जरा बात करते हैं। क्या है बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। बिम्स्टेक की 6ठी समिट हाल में रिसेंटली हुई थी। एक तो इसमें ऑनलाइन ही हुई थी, मतलब वर्चुअली हुई थी। तो ये 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। कौन कौन इसके अंदर है? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, और बताइए कौन है इसमें? श्रीलंका है, ठीक है, और इसके बाद कौन है? थाईलैंड है और म्यांमार है। तो ये 7 देशों का 3, 3, 6 और एक 7 देशों का समूह विच इज योर बिम्स्टेक। और ये रीजनल ग्रुपिंग बनी थी क्योंकि सार्क ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, उसके एज एन अल्टरनेटिव इसको डेवलप किया गया था जो ग्रैप है उसको ब्रिज करने के लिए। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई ये कोशिश थी कि आप बिम्स्टेक बनाकर जो साउथ एशिया है उसको साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ोगे। साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का समूह है आसियान, उसके साथ आप साउथ एशिया को जोड़ पाओ। इसीलिए आप जो आपका थाईलैंड है और म्यांमार है उसको कनेक्टिविटी पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हुआ ये कि सार्क फेल हो गया। आपने फोकस किया कि भाई सार्क फेल हो गया, सार्क काम नहीं कर पा रहा, तो हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इन चारों के बीच में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट करेंगे ताकि मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आसानी के साथ हो सके। लेकिन भूटान ने बोला कि भाई हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकते। अगर ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ईजी हो जाएगा, मूवमेंट आसान हो जाएगी, तो हमारे जो क्लाइमेट है, हमारी जो एनवायरमेंट है, उसको बहुत नुकसान हो सकता है। अब भूटान एक ऐसा देश है जहां पर प्रदूषण कम होता है और वो उत्सर्जन करने से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है उससे वो पोल्यूशन को एब्जॉर्व करते हैं उनके जंगल। तो इट्स लाइक अ लंग, हेल्दी लंग ऑफ वर्ल्ड। तो इनका कहना है कि अगर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो पाएगा तो बहुत दिक्कतें हमारे लिए क्लाइमेट के कंसर्न में आ सकती है, इसलिए हम अभी साइन नहीं करेंगे। बाकियों ने किया पर वो उससे बाहर निकल गया। तो हमें दिख रहा था कि BBIN में भी दिक्कत है, तो दोबारा इनकी आँख खुली कि भाई बहुत सालों पहले हमें बिम्स्टेक बना के छोड़ चुके हैं, वहाँ फोकस करना चाहिए। समिट हर 2 साल पे होनी थी, कोविड के टाइम में दिक्कत आ गई, लेकिन उसके बाद दोबारा चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हुई। रिसेंटली अर्थक्वेक म्यांमार, थाईलैंड में बड़ा सा आया, उसके बावजूद ये मीटिंग हुई और हमने यहाँ फोकस भी किया। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इन्होंने काम किया कि हम यहाँ पर एक इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे हमने बनाया। मोरे से लेके आप मायसॉट तक देख लो, तो ये एक हाईवे बनाने के ऊपर काम चल रहा है। हमने म्यांमार में यहाँ पर सितवे पोर्ट पे इन्वेस्ट किया, हमने कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट डेवलप किया है। तो कई चीज़ों पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं और इस इलाके में जो हमारे चैलेंजेस है वो भी सिमिलर है। यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल बनता है, नहीं अफीम का भर के इलीगल उत्पादन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भारत को ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेट होता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट पर ये खतरा ना आए। यहाँ अफीम और ड्रग्स का जो खेती होती है इलीगल, वो अक्सर आपको यहाँ पहुंच जाती है इलीगल तरीके से, तो उसको कंट्रोल करने की बात की गई। तो इसलिए ये रीजन में ग्रुप बनाकर उसको स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बिम्स्टेक में जो कंट्रीज हैं उनके पास इंटरनल थ्रेट बहुत ज़्यादा है, भूकंप जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, एक कस्टम एग्रीमेंट करना, मूवमेंट को आसान बनाना, ट्रेड को बढ़ाना, ये कोर फोकस है। तो इसी के तहत आपने पहले एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाने की कोशिश की, आपने एक हब बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लिमिटेड था। अब एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अब दोबारा इसको जगा पाओ। अब बिम्स्टेक में जो दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? बिम्स्टेक में प्रॉब्लम क्या आएगी, जो अभी बाकी जगह भी हुई, कि भारत के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई लीडर नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, पिछले परसों ही आई थिंक डिस्कस किया था। एक इंडिया को डिलीवरी डेफिसिट है कि भारत बोलता बहुत कुछ है, करने में पीछे रह जाते हैं, चाइना आके बाजी मार लेता है। प्लस सार्क में क्या दिक्कत थी, इंडिया पाकिस्तान का इशू था। बिम्स्टेक में भी उतनी ही ज़्यादा इशूज़ हमें देखने को मिलते हैं। कैसे इशूज़ हैं? अब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, नई सरकार आई, मोहम्मद यूनिस आए हैं, उसके बाद से हमारे रिश्ते थोड़े तल्खी भरे हैं। ठीक उसी तरह इंडिया नेपाल के बीच में थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत वाली होती जा रही हैं। इंडिया ने मिस्टर ओली को इनवाइट नहीं किया था, काफ़ी दिनों तक इसकी टेंशन चलती रही कि भाई क्या इंडिया नेपाल के संबंध खराब हो जाएंगे। नेपाल चाइना के बहुत करीब जा रहा है। म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर जनरल मिन अयुंग ह्यांग को बुलाया गया, तो वो दिख रहा है कि शायद भारत थोड़ा क्लोज हो रहा है म्यांमार के साथ, पर म्यांमार में भी तख्ता पलट हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारी अभी सिविल वॉर की स्थिति है, कई सारे ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कैसे रिजॉल्व होगा? बांग्लादेश के साथ म्यांमार के विवाद बहुत सारे चल रहे हैं, क्योंकि जो म्यांमार में जो अराकन आर्मी है उसने बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लिया है और रोहिंग्यास को वहाँ से भगाया गया। जो रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार, जो उनका एक रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पर स्थित है। तो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है कैसे रिजॉल्व होगा, इसको लेकर बहुत सी दिक्कतें यहाँ बनी हुई हैं। सो बांग्लादेश म्यांमार का विवाद अलग है, इंडिया नेपाल के साथ थोड़ी तल्खी है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में थोड़ी तल्खी है।
हालांकि नेपाल का मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि इस रीजन में भी कंट्रीज की दिक्कतें हैं। थाईलैंड म्यांमार के बॉर्डर पर भी कुछ कुछ इश्यूज होते रहते हैं और कनेक्टिविटी एक मेजर कंसर्न है। तो अगर आप एक रीजनल रिवाइवल चाहते हो बिम्स्टेक की तरह का, तो आप नहीं चाहोगे कि ये सार्क की दिशा में चला जाए। हमें एक ट्रेड और इकोनॉमिक हब डेवलप करना पड़ेगा इस एरिया में। जब तक आप एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट लेके नहीं आओ जहां एक फ्री ट्रेड डेवलप हो जाए, या फिर आप ट्रेड पर फोकस ना कर पाओ, कनेक्टिविटी डेवलप ना कर पाओ, तब तक ये इलाका उतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकता जितना हम चाहते हैं। तो सार्क का रेप्लिका बनाने के बजाय आपको एक बेहतर मॉडल बनाना पड़ेगा जहां कोहेशन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस हो। तो इसको सार्क की दिशा में जाने से रोकना होगा, तभी जाकर ये चीजें बेहतर डेवलप हो पाएंगी। अब सवाल यह है कि सार्क की कितनी कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक की कौन कौन सी कंट्रीज आपको याद है या नहीं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एमएचए कैसे चीजें रिफॉर्म कर रही हैं, इन सब के बारे में बताइए मुझे। आई होप आपको याद होगा। इस डिस्कशन के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।